हम लोग हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे इतिहास जानने के सोर्स के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास जानने के क्या क्या सोर्स हैं, इन सोर्स में हमने बातें किया था और देखा था अमीर खुसरो के रचनाओं के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था और इसी अमीर खुसरो ने अनेक गायन पद्धति, वाद्य यंत्र इत्यादि का आविष्कार किया और साथ ही साथ है इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल भी देखा। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, सुना और उसके बारे में इसने लिखने का कार्य किया। उसके बारे में इसने लिखने का कार्य किया। क्या क्या इसने कार्यकाल देखा, इस पर भी इसने किताबें लिखी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का साक्षी भी रहा। चित्तौड़गढ़ में अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तो उस समय भी साक्षी कौन था? उस समय साक्षी अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने बलबन के शासनकाल से अपनी दरबारी जीवन की शुरुआत किया। बलबन का पुत्र जिसे शहजादा मोहम्मद कहा जाता है, इसी शहजादा मोहम्मद के शासनकाल में यह अपने दरबारी जीवन की शुरुआत किया था। लेकिन जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो फिर यह कैकुवाद के दरबार में रहने लगा। लेकिन कैकुवाद एक शराबी और सुरा सुंदरी का शौकीन निकल गया, जिसके कारण वह शराबों में मस्त रहता और सुरा सुंदरी में लीन रहता था। इसी कारण उसके पिता ने उसको खत लिखा, मिलने की इच्छा जाहिर की और उस पिता पुत्र की मुलाकात फैजाबाद में हुई और इस बात की जानकारी एक किताब में मिलती है जिस पर अमीर खुसरो ने कसीदे के रूप में उसे लिखने का काम किया है, जिस किताब का नाम क्या है? किरान उस सादेन। किरान उस सादेन किताब का नाम है, जो कल हमने पिछले क्लास में इसे लिखाने का काम किया था। आगे हम लोग बातें करते हैं। अगली किताब है मिफ्ता उल फुतूह। किरान उस सादेन हो गया था ना? नहीं हुआ? हो गया था, बस जितना जरूरत था उतना ही। आगे है मिफ्ता उल फतूह। मिफ्ता उल फतूह, मी फता, मिफ्ता उल फतूह है। फतूह का मतलब होता है सैनिक अभियान, विजय अभियान। और इस किताब में जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान की जानकारी है। जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की जानकारी इससे मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की इससे जानकारी मिलती है। और ये कब लिखा गया है? 1291 ईस्वी। 1291 ईस्वी की यह प्रमुख रचना है। 1291 ईस्वी में इसे लिखा गया है। जलालुद्दीन खिलजी कौन था और कैसे अभियान किया, इसके बारे में भी जानकारी है। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका नाम था शाइस्ता खां,
उर्फ फिरोज खिलजी। ये फिरोज खिलजी सेनापति था कैकुवाद का। कैकुवाद जो बलबन का नाती था, बुगरा खां का पुत्र था। कैकुवाद ने इसे पश्चिमोत्तर भारत के संरक्षक नियुक्त किया। इसने पश्चिमोत्तर भारत, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर उसका संरक्षण का कारोबार दिया। लेकिन कैकुवाद ने इसे शाइस्ता खां भी कहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, कैकुवाद को लकवा मार गया। कैकुवाद पैरालिसिस का शिकार हो गया। उस समय कैकुवाद एक तरह से हर विद्रोह को रोकने के लिए इस फिरोज खिलजी को कहां से आमंत्रित किया? फिरोज खिलजी को आमंत्रित किया पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, कि वो दिल्ली आए और दिल्ली संरक्षण करने का काम करें। इसे आमंत्रित करने का काम किया और इसने आमंत्रण को स्वीकार किया। दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में देखा कि बहुत षड्यंत्र है। उन हर षड्यंत्रों को इसने विफल करने का काम, हर षड्यंत्रों को विफल करने का काम किया और 6 महीना तक कैकुवाद का संरक्षक बन के रहा। तब तक कैकुवाद चला गया, संसार से विदा हो गया। जब कैकुवाद विदा हो गया तो देखा कि दरबार में बहुत षड्यंत्र है। कोई ना कोई सत्ता पकड़ लेगा, कोई ना कोई सत्ता पे काबिज हो जाएगा। इसलिए हमें इस सत्ता से बाहर कैसे लोगों को रखना है, इसलिए उसने क्या किया, एक छोटे से अल्प वयस्क के पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया और गद्दी पर बैठाने के पश्चात स्वयं उसका संरक्षक बन। जब संरक्षक बन गया तो जितने भी विरोधी थे सबका अंत करना शुरू किया। एक दिन ऐसा क्षण आया कि इसने 1290 में लगा कि अब कोई रखवाला नहीं है, कोई इस दिल्ली सल्तनत में विरोधी नहीं है। इसलिए उस छोटे से बालक को किलखोरी जो कैकुवाद ने अपने रहने के लिए बना रखा था, उसी महल से काट के फेंक दिया यमुना नदी में और स्वयं एक नवीन वंश की स्थापना किया जिसे खिलजी वंश कहा जाता है। एक नवीन वंश की स्थापना किया जिसे खिलजी वंश के नाम से पुकारा जाता है, खिलजी वंश के नाम से जान जाता है। और यही जलालुद्दीन खिलजी से लोग नाराज हो गए, इसलिए इसने बलबन के लाल महल में प्रवेश नहीं किया, बल्कि 1 साल तक किलोखोरी के महल में ही अपना समय गुजारा। वहीं से विजय अभियान करता रहा। लगभग कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद में भी विजय अभियान किया। उस समय इलाहाबाद का हिस्सा था, आज कौशाम्बी का हिस्सा है कड़ा। उसके बाद फिर इसने जोधपुर, रणथंभौर, इन सभी क्षेत्रों का विजय अभियान करने का काम किया। लेकिन कड़ा मानिकपुर में जो मलिक छज्जू था वह बलबन का भतीजा था, सम्मानित था और उसी मलिक छज्जू को बंदी बना के दिल्ली ले जाया गया। कभी दरबार में मलिक छज्जू के साथ दरबारी के रूप में ये भी बैठा करता था जलालुद्दीन खिलजी। जब मलिक छज्जू को उसने देखा फटे पुराने और जंजीरों में बंधा हुआ तो वह रोने लगा। सुल्तान रोने लगा, दयालु था। उसने क्या किया, उसे जंजीरों से छुड़वाया, उसे भरपेट भोजन कराया और फिर उसे मुल्तान अपने पुत्र के साथ भेज दिया और इसे कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी जब उसका भतीजा भी था, उसका दामाद भी था, भतीजा उर्फ दामाद था, उसको बनाया। और जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बन गया अलाउद्दीन खिलजी तो इसकी धन की लालच बढ़ गई और इसी धन की लालच में इसने बुंदेलखंड के क्षेत्रों को लूटने और जीतने का काम किया, धन इकट्ठा किया। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा उर्फ ससुर था,
उसने विरोध किया तो कुछ धन उसके पास भिजवा दिया और मामले को सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को यहीं पे सूचना मिली कि आज तक दक्षिण भारत में कोई आक्रमणकारी नहीं पहुंचा। आज तक दक्षिण भारत कोई आक्रमणकारी नहीं गया है। अकूत संपदा है दक्षिण भारत में। अगर दक्षिण भारत पहुंच गए तो समझो कि माले माल हो जाएगा। इसीलिए इसने दक्षिण भारत का टारगेट किया। इसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन ने कहा कि चाचा, मैं चंदेरी जीतने जा रहा हूं, जो चंदेरी मध्य प्रदेश में है। चंदेरी जीतने जा रहा हूं। चंदेरी विजय अभियान, भीलसा विजय अभियान करने जा रहा हूं, क्योंकि एक दो बार इसने भीलसा को जीता था, चंदेरी को जीता था, इसलिए इसकी इच्छाएं वहीं पर थी। लेकिन इसने पूरा 8,000 की अलाउद्दीन खिलजी ने एक घुड़सवारी सेना तैयार किया और तैयार करने के पश्चात विंध्याचल पर्वत में एक दर्रा था जिसका नाम था लुसंडा दर्रा। उसी लुसंडा दर्रा को पार किया। कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दर्रा को पार करके दक्षिण भारत प्रवेश लिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर है लुसंडा दर्रा। उससे लुसंडा दर्रा को पार किया और पार करने के पश्चात वहीं से देवगिरी शुरू हो जाता था। देवगिरी में यादव वंश के राजा रामचंद्र देव का शासन था। रामचंद्र देव का शासन था। देवगिरी अकूत संपदा से युक्त था। देवगिरी का शासक भी धनवान बहुत था, वह लापरवाह भी था। उसने किला के चारों तरफ खाई तो बनवाई थी, लेकिन किला नगर को बिल्कुल एक तरह से पानी नहीं छोड़ा था। उसमें किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जब अलाउद्दीन खिलजी लुसंडा दर्रा को पार करते हुए आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के पश्चात उसने अपनी सेना को दो पार्टों में डिवाइड किया। 1,000 की सेना पीछे छोड़ दिया अपने मित्र नसरत जलेसरी के नेतृत्व में, और 7,000 की सेना लेकर वह देवगिरी नगर पहुंच गया। देवगिरी नगर का फाटक बंद हो गया। जैसे आक्रमण की सूचना मिली, फाटक बंद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कैसे एंट्री लेना होगा नगर में। उसने एक पत्र लिखा यादव वंश के राजा रामचंद्र देव के नाम, और उसने कहा कि मैं दिल्ली का असंतुष्ट शहजादा हूं, कुछ दिनों तक देवगिरी में शरण लेना चाहता हूं, और मेरा जैसे ही व्यवस्था क्लियर हो जाएगा मैं फिर वापस लौट जाऊंगा। फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। यह एक खत लिखा, और लिखने के पश्चात रामचंद्र देव ने कहा कि ठीक है, 2-4-10 दिन, 2 महीना 4 महीना रहेगा, फिर वापस चला जाएगा। उन्होंने किला का फाटक खोल दिया। जब किला का फाटक खोला, नगर का फाटक चारों तरफ से नगर बाउंड्री में कैद था। नगर का फाटक जैसे खोला गया, खोलने के बाद जब नगर में प्रवेश किया, तो इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं दिल्ली का तुर्की आक्रमणकारी हूं, मेरे साथ एक छोटी सी सेना चल रही है, दिल्ली की एक विशाल सेना भी पीछे आ रही है, दिल्ली की विशाल सेना पीछे आ रही है। आइए आइए बजरंग, आ जाओ। आइए आइए आगे आइए। ये आपके बजरंग सिंह जी UPSI में सिलेक्ट। आ जाओ ऊपर। ये बजरंग पहले कभी अपने कोचिंग के छात्र हुआ करते थे। आज दरोगा में बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज दरोगा में सिलेक्ट हैं, बहुत खुशी की बात है। और आपके SSC वगैरह जो वहाँ पे लखनऊ अधीनस्थ था, उससे भी मेंस वगैरह लिख रहे थे, लगातार तैयारी में थे, और आज सिलेक्ट हैं। प्रकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी बधाई।
इन्होंने कहा भी था कि सर हम सिलेक्ट होके ही आएंगे, क्योंकि जब कोचिंग वगैरह पूरा हो गया चले गए तो फिर अपना सिलेक्शन हो गया इनका। आज बहुत खुशी की बात है। बजरंग बताइए अपने छोटे भाइयों को। सबसे पहले तो सबको नमस्कार भैया। हम यहीं से मतलब जीएस की कोचिंग तो हम यहीं से किए, पर उसके बाद कहीं गए नहीं। अब क्या बताएं। अरे कुछ बोलो तो। बताओ लड़कों, सब नए लड़के हैं। सबको सब पता, सब क्या बताएं। चलो अपना परिचय दे, तैयारी कैसे की है बता दो। तैयारी तो हमको करते हुए 6 साल हो गया इलाहाबाद में, और हमने एक बार लगभग 2 बार पीसीएस मेंस दिया, एक बार बीच में छोड़ दिए थे। हम ऑलरेडी क्लर्क में सिलेक्टेड हैं, जूनियर असिस्टेंट 2016। फिर इधर दरोगा में हो गया, कंटिन्यू सिविल देना चाह रहे हैं अभी हम। लगातार हमने यही कोचिंग की जीएस की, उसके बाद कहीं नहीं की, सेल्फ स्टडी किया। पीटी के लिए सफिशिएंट है, और हिस्ट्री तो ऑप्शनल रख सकते हैं सर जो पढ़ाते हैं, उससे आप बहुत बेटर कर जाएंगे अगर करना चाहते हैं तो। उससे तो कि और कहीं कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया। वसीम सर के यहाँ से मैथ किया था, जीएस यहाँ से किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट हमने खुद तैयार किए। और एकदम नापा तुला, ऑफिस से दरोगा वाली भाषा में नापा तुला। अरे बताओ और क्या, और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी देनी हो पौर को। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए लर्निंग बाय डूइंग, ये लोग करके सीखे हैं। ये लोग आज सफल हैं, करके सीखे हैं, लगातार अपना पीसीएस मेंस भी दिख रहे हैं। ये लोग आपको बेहतर बताएंगे, इसलिए बेहतर बताएंगे कि इनको बहुत ऐसे प्रेशर हुए होंगे, जब इनको लगा होगा कि पढ़ाई अभी ब्रेकअप कर देना चाहिए, अभी पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी इस सिचुएशन को कैसे इन्होंने कंट्रोल किया, कैसे क्या किया, ये लोग आपको बेहतर बताएंगे। कोई पूछ सकता है, जानकारी दे सकता है। सब हमसे ऑलरेडी तेज है सर, लेटेस्ट वर्जन है ये लोग। हाँ? ठीक। तो हम लोग बातें कर रहे थे मिफ्ता उल फतूह के बारे में, और इसमें हमने बातें किया था। इसमें हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जब कहां पहुंचता है, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी नगर में पहुंचता है, तो देवगिरी नगर पहुंचने के पश्चात ही क्या कहता है, एक अफवाह फैलाता है, रिमर फैलाता है, मैं दिल्ली का असंतुष्ट शहजादा हूं और कुछ दिनों तक दिल्ली में देवगिरी में शरण लेना चाहता। रामचंद्र देव को ऐसा लगता है कि वाकई में सही बोल रहा है, ये किला का फाटक खोल दो, नगर का फाटक खोल दो, कुछ दिन तक ये रह जाए, शरण ले ले। जैसे नगर का फाटक खुलता है, अंदर एंट्री करता है, वैसे ही देखा जाए तो नगर के अंदर प्रवेश करने के बाद कहता है कि मैं दिल्ली का तुर्की आक्रमणकारी हूं और इससे देवगिरी को लूटने आया हूं। मेरे साथ एक छोटी सी सेना है, पीछे विशाल सेना दिल्ली की आ रही है। अब रामचंद्र देव छोटे, अब अचानक आक्रमण सूचना, वह थोड़ा बहुत प्रतिरोध करता है, फिर आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देता है, थोड़ा सा प्रतिरोध करता है, फिर आत्मसमर्पण कर देता है। जब आत्मसमर्पण कर देता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जैसे वह आत्मसमर्पण करता है, फिर उसका जो पुत्र है सिंघन देव, रामचंद्र देव का,
वह तेलंगाना में युद्ध करता रहता है। वो तेलंगाना से फिर कहां पहुंच जाता है? तेलंगाना से पहुंच जाता है अपने राजधानी की रक्षा करने के लिए। सिंघन देव और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध शुरू हो जाता है। पलड़ा भारी है सिंघन देव का, लेकिन अचानक एन मोमेंट पर जो पीछे से सेना 1000 छोड़ दिया था कि बाद में कूदना तुम, वो सेना कूद जाती है 1000 की सेना। जब 1000 की सेना कूदती है तो सिंघन देव को लगता है कि दिल्ली की जो विशाल सेना आ रही थी वो पहुंच चुकी है। सिंघन देव भी आत्मसमर्पण कर देता है और एक अकूत संपदा यहां से लेकर, अकूत धन लेकर, यहां तक कि रामचंद्र देव की जो पुत्री झत्यपाली थी, उस झत्यपाली से भी विवाह कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी करता है और यहां से अकूत संपदा लेकर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद आता है। इस समय कौशाम्बी आता है और जब कड़ा मानिकपुर लेके पहुंचता है तो उस समय अहमद चप इस जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति है, उसका रिश्तेदार भी है, सेनापति भी है। अहमद चप कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के इरादे नेक नहीं है सुल्तान, रास्ते में आप धन रोक के छीन लो। बिना आपसे पूछे दक्षिण भारत कैसे चला गया? एक राजा की तरफ बिहेव कर रहे हो, आप दक्षिण भारत चले जाओ। दक्षिण भारत चला गया, बिना बताए चला गया, ये आपके लिए बहुत सुकून नहीं है। आज नहीं तो कल आपको नुकसानदेह करेगा। ये आपके लिए सगुन की बातें नहीं हैं, ये अपसगुन की बातें हैं। आप इस पे कार्रवाई करें। ये कौन कहता है? ये अहमद चप कहता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी यही ग्वालियर में रहता है और इलाहाबाद कौशाम्बी में वो पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। वो कहता है नहीं नहीं, वो मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुल्तान की उम्र 70-74 साल हो चुकी है, दयालु है। अब यहाँ पे जब कड़ा मानिकपुर में पूरा धन लेकर अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है, पूरे धन को एक तरह से जमा कर देता है। जब धन को जमा कर देता है तब उसको लगता है कि अब हमें सुल्तान को मनाना चाहिए। अब वो क्या कहता है? सुल्तान उर्फ जो उसका ससुर है उसके नाम एक खत लिखता है। कहता है कि मैं जानता हूं कि सुल्तान मुझसे नाराज हैं, मैं देवगिरी का लाया गया धन इन्हें देने को तैयार हूं, आपको सौंपने को तैयार हूं, आप हमें माफ कर दें। अगर आप माफ नहीं करते हैं या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या तो बंगाल भाग जाऊंगा। अब तो सुल्तान सोचता है कि ये तो बंगाल भाग जाएगा। बंगाल भागने का मतलब कि वहां पे जादू टोना का शिकार हो जाना। एक बार जो बंगाल गया जल्दी वापस नहीं आता था। बंगाली लोग बुरा नहीं मानेंगे, पहले लोग कहा करते थे। हम लोग के क्षेत्र के लोग जो गए वो बंगाल रह गए। तो अब वहां पे मामला ये था कि वहां पे बंगाल भाग जाऊंगा। ये सुल्तान कहता है जलालुद्दीन खिलजी कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे मिलने खुद आ रहा हूं, तुम कुछ नहीं ऐसा करोगे। पत्र भी ये दूत के माध्यम से नहीं भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने छोटे भाई के माध्यम से भेजता है। वो डायरेक्ट ले जाके देगा और उधर से डायरेक्ट खत लेके आएगा, बिचौलिया कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी खत भेजता है और उसके जवाब में सुल्तान स्वयं चलाता है, नाव पे बैठता है और गंगा नदी के नाव पे बैठने के पश्चात वो कड़ा मानिकपुर के लिए रवाना हो जाता है। अहमद चप कहता है कि सुल्तान अकेले मत जाओ, सेना ले लो अपनी। अहमद चप एक गंगा नदी के किनारे किनारे अपनी सेना लेकर भी वो पहुंचता है, लेकिन नाव पे बैठा हुआ जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर कौशाम्बी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जब कौशाम्बी पहुंचता है गंगा नदी के तट पर, तो फिर वहां से अलाउद्दीन खिलजी को खबर भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी मिलने के लिए जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने छोटे भाई को फिर भेजता है जी कि जाके कहो कि उसमें जो भी अस्त्र शस्त्र लेके सुल्तान आए हैं नाव पे रख दे, नहीं तो अगर शस्त्र लेकर उतरेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे हत्या करने के लिए आ रहे हैं।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई को भेजकर जलालुद्दीन खिलजी का अस्त्र शस्त्र सब कुछ नाव पे रखवा दिया और फिर जलालुद्दीन खिलजी निशस्त्र कड़ा मानिकपुर कौसाम्बी के घाट पे उतरा। वहां पे अलाउद्दीन खिलजी 2 जल्लादों के साथ खड़ा था और वह आया। आने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी उसका पैर पकड़ा, माफी मांगा। अलाउद्दीन खिलजी का पैर पकड़ा, माफी मांगा। जलालुद्दीन खिलजी ने उसे गले लगाया और गले लगाने के पश्चात तब तक जल्लादों की तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, इशारा कर दिया कि गर्दन काट दो। अब यहाँ पे जैसे इशारा किया वैसे ही दोनों जल्लादों ने जलालुद्दीन खिलजी पर हमला कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी पर हमला कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी इन दोनों जल्लादों को झटकार कर और नाव की तरफ भागने लगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि शस्त्र उठा लेगा तो इसे मारना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए कहा कि जैसे भी हो पकड़ के खत्म करो। और जलालुद्दीन खिलजी नाव तक नहीं पहुंच पाया, उसके गर्दन काट दिए गए और अपने चाचा और ससुर की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी इसी कड़ा मानिकपुर में अपना राज तिलक किया और सत्ता को प्राप्त किया। जो धन लाया था कहां से? देवगिरी से, वो नाराज प्रजा के बीच बांटने का काम किया, सबको अपने पक्ष में किया। यहां से धन बांटते हुए कहां पहुंच गया? दिल्ली। और दिल्ली फिर बलबन के लाल महल में प्रवेश किया, अपना राज्याभिषेक किया और चाचा के फैमिली वालों को समाप्त किया। ये सब कुछ कहानी इस किताब में दी गई, क्योंकि इस बात का, इन सब का गवाह कौन है? अमीर खुसरो। मिफ्ताह उल फतूह नोट कर ले। इस पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह है एवं दमन, मलिक छज्जू का विद्रोह और उसका दमन, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई, रणथंभौर जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान है, मलिक छज्जू का विद्रोह है और उसका दमन। मलिक छज्जू ने जो विद्रोह किया उसका दमन कर दिया गया, उसका दमन। रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई, सुल्तान की चढ़ाई और इनके विजय का भी, झायन के विजय का भी, झायन का किला भी राजस्थान में था, राजपुताना में था। झायन के किला का भी वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, अगला किताब है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। अब यहां पे एक सवाल है कि खजाइन उल फतूह है किसकी रचना है, पूछा जाता है। खजाइन उल फतूह है अमीर खुसरो की रचना है। एक बार क्वेश्चन पीसीएस के प्री में बनाया कि खजाइन उल फतूह है में किसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है? किसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है? तो उसका एक लाइन में आंसर है, खजाइन उल फतूह में जानकारी मिलती है और वो मिलती है आपके अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों,
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के प्रत्येक विजय अभियान में उसके साथ था। दक्षिण भारत का विजय अभियान हो, चित्तौड़गढ़ का हो, रणथंभौर का हो, उन सभी विजय अभियानों का कवरेज कौन कर रहा था? एज ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के रूप में अमीर खुसरो। इन सभी पुस्तकों में, इस पुस्तकों में उनकी घटनाओं का वर्णन किया गया है, सिलसिलेवार से, सीरीज से वर्णन किया गया। एक नोट कर लें, स्टार बना के। खजाइनुल फतूह है, इसे तारीखे अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तारीखे ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तारीखे ए अलाई के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर ले। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 16 वर्ष के घटनाओं का वर्णन किया गया है। 16 वर्ष के घटनाओं का वर्णन किया गया है। घटनाओं का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। आगे नोट कर ले, स्टार बना के। इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत, चित्तौड़गढ़ है, दक्षिण भारत चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, मालवा वारंगल है, मालवा वारंगल है इत्यादि विजय अभियानों का भी उल्लेख मिलता है। मालवा वारंगल इत्यादि अभियानों का भी उल्लेख मिलता है। मालवा वारंगल इत्यादि विजय अभियानों का भी उल्लेख मिलता है। आगे नोट कर लें, स्टार बना के। अब यहां पे देखिए, अमीर खुसरो शतरंज के खेल का भी वर्णन इसमें करता है और कहता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में ही किया गया। ये इसमें शतरंज के खेल का भी वर्णन करता है। शतरंज के खेल का कोई खिलाड़ी बताइए। ये करंट का सब देखते रहिए, कौन ग्रैंड मास्टर अभी बना है। 14 साल या 13 साल में ही कोई ग्रैंड मास्टर बना है। क्या नाम है उसका? विश्वनाथन आनंद तो पुराने हो गए, अब कई ग्रैंड मास्टर आ गए। एक लड़की भी है कोई, एक तो तनिया सचदेव पहले थी, एक और है जो अभी कुछ दिन पहले उसने ग्रैंड मास्टर का खिताब लिया है। ये सब जानते रहिए। ये सब क्या है ना, ये जीके है। ये ऐसा नहीं है कि अब इससे आप रटेंगे। ये रोज न्यूज चैनल इत्यादि सुनते रहिए, कौन 15वां ग्रैंड मास्टर बना, कौन अभी हाल ही में महिला ग्रैंड मास्टर बनी, भारत की कौन है, इसको जानते रहिए। ये खेल खिलाड़ी है। यहाँ से 5-7 सवाल 10 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं और वो अचानक रटने से याद नहीं होगा, उसको वो सुनने से याद होगा। वो देखते रहिए, सुनते रहिए, किसी से डिस्कस करते रहिए, वो आपके बहुत काम आने वाला है, काम आने वाला है। कोई 100 समाचार वाला चैनल हमेशा देखे, जो मोबाइल है ना, वो 8 बजे 9 बजे जो देता रहता है 100 खबर 200 खबर। पहले ये सब नहीं था सुविधा। हम लोग 8:45 का न्यूज सुनते थे, 8:45 का न्यूज सुनते थे और विविध भारती सुनते रहते थे। तो 11 बजे से लेके 11:15 तक 15 मिनट उस समय देता था। आधा घंटा का न्यूज रहता था, पर डे सुनते थे। आप सुनते रहिए। तो शतरंज का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बताता है कि शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ। इस किताब से जानकारी मिलती है। नोट कर लें, इस पुस्तक के अनुसार
शतरंज का आविष्कार भारत में ही किया गया। शतरंज का आविष्कार भारत में ही किया गया। आविष्कार भारत में ही किया गया। आगे नोट कर लें। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के साक्षी होने की बात भी कही गई है। साक्षी समझ रहे ना, साक्षी कहा जाता है गवाह को। साक्षी होने की बातें कही गई है, बातें कही गई है। देखें, चित्तौड़गढ़, मालवा, वारंगल, दक्षिण भारत सभी जगहों पे गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जो कहानी है रानी पद्मावती की, उस रानी पद्मावती की कहानी को अमीर खुसरो ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। उस कहानी को हवा दिया किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। उस पद्मावत में रानी पद्मिनी की कहानी की वर्णन किया, रानी पद्मिनी के कहानी के बारे में बताया। लेकिन अमीर खुसरो इस समय है, अमीर खुसरो ने रानी पद्मिनी के बारे में कुछ नहीं लिखा। चित्तौड़गढ़ के बारे में वर्णन किया है, लेकिन पद्मावत, राणा रतन सिंह जो उनके पति थे, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो बाय द वे अगर पूछे कि चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो गया है, क्या रानी पद्मिनी के बारे में वो वर्णन करता है? नहीं करता। अगर पूछता है कि वर्णन करता है कि नहीं करता है, वहां पे मल्टीपर्पज क्वेश्चन होगा। उसमें बस ये याद रखना है कि वो वर्णन नहीं करता है, नहीं करता। आगे देखते हैं, अगला किताब है आशिका। अमीर खुसरो की अगली किताब है आशिका। नाम से ही कुछ प्रेम कहानियां होंगी इसमें, आशिका। तो आखिर ये आशिका में किसकी प्रेम कहानी है? आशिका अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा पुत्र है खरीज खां और देवल देवी, खरीज खां और देवल देवी किसकी पुत्री है? देवल देवी पुत्री है राजा कर्णदेव की। जो राजा कर्णदेव गुजरात के राजा थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। आखिर देवल देवी इस दिल्ली कैसे पहुंच गई? तो इसमें 1297-98 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान किया, तो उसी गुजरात विजय अभियान के दौरान जो उसके सेनापति था नसरत, जलेश्री, जफर खां, उलगू खां, इन सबने राजा कर्णदेव के साथ युद्ध किया। सोलंकी राजा कर्णदेव अपनी पुत्री देवल देवी के साथ वह भाग खड़ा हुआ गुजरात छोड़कर। वहां से वो जाके यादव वंश के राजा रामचंद्र देव के यहां शरण लिया। रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया और उसकी पुत्री देवल देवी भी देवगिरी चली गई। और दूसरी तरफ है अलाउद्दीन खिलजी को जो गुजरात का खजाना था वो हाथ लगा। और दूसरा नंबर जो कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, और कमला देवी भी हाथ लगी। कमला देवी को यहीं से खिलजी की सेना लेकर आई और दिल्ली पहुंची, और कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और कमला देवी को मलिका ये जहां की उपाधि दिया। मलिका ये जहां की उपाधि से विभूषित किया। किसको? कमला देवी। इसी कमला देवी की पुत्री थी देवल देवी। अब यहाँ पे कमला देवी राय कर्णदेव से बहुत चिढ़ती थी कि मुझे छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया। इसीलिए उन्होंने कहा, अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि हमारी जो पुत्री देवगिरी में है
उस देवगिरी से वापस लाया जाए, उसे दिल्ली लाया जाए। इसीलिए यहां पर फिर बाद में देवगिरी का विजय अभियान करने के लिए मलिक काफूर को भेजा गया। रायकर्ण देव पहले विवाह तय नहीं किए थे। जो देवगिरी का राजा था उसका एक पुत्र भी था सिंघन देव। वो सिंघन देव से बाद में विवाह तय किए। जब इन्हें सूचना मिली कि देवल देवी को लेने के लिए सेना आ रही है, दिल्ली की सेना आ रही है, इसलिए इन्होंने विवाह तय कर दिया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, रास्ते में ही 1000 डोली मिल गई, क्योंकि इस देवल देवी को कहीं सुरक्षित ठिकाने पर भेजा जा रहा था। लेकिन मलिक काफूर को उस डोली से मुलाकात हो गई। डोली में जांच हुआ तो देवल देवी निकल गई। देवल देवी को कहां भेज दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया। और देवल देवी जब दिल्ली पहुंची तो पहुंचने के पश्चात इनका शुरुआती प्रेम प्रसंग किसके साथ रहा, खरीज खां के साथ रहा। खरीज खां और इनके प्रेम प्रसंगों पर आधारित ही अमीर खुसरो ने खिताब लिखा है, जिसे आशिका कहा जाता है। आशिका कहा जाता है। लेकिन बाद में खरीज खां की मृत्यु हो जाती है, और जब खरीज खां की मृत्यु हो जाती है तो फिर देवल देवी फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति रहता है, उस सेनापति इससे विवाह कर लेता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा पुत्र है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो नग्न दौड़ा करता है दरबार में, वो भी इनसे विवाह करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 4-5 सुल्तानों से इनका विवाह होता है, और ये हिंदुस्तान की मलिका बनी रहती हैं। मलिका ये जहां के नाम से पुकारी जाती है। तो इस तरह ये खींच खा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है आशिका किताब। आशिका नोट कर ले। इसमें गुजरात के राजा कर्णदेव की पुत्री, गुजरात के राजा कर्णदेव की पुत्री देवल देवी और या देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खरीजे खां के प्रेम गाथा का वर्णन है। खरीजे खां के प्रेम गाथा का वर्णन है। प्रेम गाथा का वर्णन है। वर्णन है। आगे है आशिका के बाद है अगली किताब है तुगलकनामा। और ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में वर्णन किया गया। तुगलक वंश की कैसे स्थापना होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, 8। इसलिए तुगलक वंश की भी स्थापना देखता है। ये कर ले तुगलकनामा। इस पुस्तक को अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। अंतिम ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। इस पुस्तक से ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। इस पुस्तक से तुगलक वंश की स्थापना, साम्राज्य विस्तार, स्थापना, साम्राज्य विस्तार, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तुगलक वंश की स्थापना, विस्तार, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में जानकारी मिलती है।
बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह हमने बातें किया ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। इन ऐतिहासिक पुस्तकों से ही मध्यकालीन भारत के इतिहास लिखने में मदद मिली, इसके बारे में बातें किया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं और वो है सिंध पर आक्रमण, सिंध विजय अभियान। कैसे सिंध विजय अभियान हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंट डालते हैं अरबों का अरबों का सिंध। यहां पे देखिए इस अरब विजय की जानकारी कौन से किताब से मिलती है? ये किताब का नाम क्या है? चचनामा। इसकी जानकारी मिलती है तो उसका एक लाइन में आंसर किया जाता है चचनामा से मिलती है। चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है। यहां पे हमने ये भी देखा था कि इस चचनामा का लेखन किसने किया था अरबी भाषा में? अली अहमद। अली अहमद इसके लेखक है, लेकिन इसका फारसी में भी अनुवाद हुआ। और फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताया था हमने। किसने किया था? कूफी, अबू बकर कूफी। कूफी ने किया था। इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि सिंध पर विजय अभियान के कारण क्या थे। जैसा कि हमने बताया था कि श्रीलंका का राजा इस्लाम का अनुयायी बन चुका था और इस्लाम के अनुयायी बनने के कारण उसने कुछ उपहार स्वरूप बड़े से जहाज पर कुछ महिलाएं, कुछ देखा जाए तो खाने पीने के सामान, इसको इराक के गवर्नर के पास भेजने का काम किया। लेकिन वो सामान, वो जहाज जब सिंध के ठट्टा बंदरगाह में पहुंचा, उसी समय उसे वहां के जलदस्युओं ने, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। समुद्री लुटेरों ने लूट लिया और लूटने के पश्चात गवर्नर और खलीफा दोनों नाराज हो गए। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर से कहा कि आप कार्रवाई करो। सिंध के राजा दाहिर ने कहा कि ये जो समुद्र में नहीं आता, जिसके कारण गवर्नर ने सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दिया और सिंध पर उसके जो सेनापति था अब्दुल्ला है, उसने आक्रमण किया। लेकिन उस आक्रमण में वो सिंध के ठट्टा बंदरगाह पे मारा गया। फिर बुंदेला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ 711 में। उस आक्रमण में उसकी मां, फिर जो गवर्नर था उसने अपने दामाद और भतीजा, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, उससे कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा, जो बहुत कम उम्र का था, 17 साल का था और वह योग्य सेनापति था। उसके नेतृत्व में सेना पहुंची कहां पे? और सेना पहुंची ठट्टा बंदरगाह पे। वहां पे बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ और जो भी वहां का 17 साल के नीचे थे सबको छोड़कर बाकी को मौत के घाट उतार दिया गया। जो भी वहां पे लड़कियां थी इस्लाम के अनुयायी बनाई गई। पुरुष को भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। और वहां से एक तरह से राजा दाहिर ठट्टा के बंदरगाह पर होने वाले आक्रमण से रोकने का कोई प्रयास नहीं, लोगों को उबारने का प्रयास किया। वो आसानी से लूटता रहा। इनको ऐसा लगा राजा दाहिर को कि मोहम्मद बिन कासिम वहीं से वापस लौट जाएगा, लेकिन कासिम ने, और ये कासिम इधर सिंध नदी को पार नहीं करेगा क्योंकि सिंध नदी को पार करना कठिन है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर आक्रमण करने का फैसला किया। रातों रात सिंध नदी में नावों का पुल बनाया, सिंध नदी को पार किया और सिंध नदी को पार करने के पश्चात वह जब सिंध नदी रातों रात पार किया, राजा दाहिर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे आ गया। वो अपनी सेना लेकर
मुकाबला किए, लेकिन रावण के युद्ध में वो पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो वहां से वो भागकर कहां चले गए? अपनी राजधानी नहीं गए, वहां से भागकर पहुंच गए और वो पहुंच गए ब्राह्मणाबाद, जहां पे उनका पुत्र जयसिंह शासन। ब्राह्मणाबाद के किला में चले गए और इधर दाहिर की जो राजधानी थी उस रावण और बेहंद पर आक्रमण कर दिया कासिम ने। राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, और रानी बाई ने युद्ध क्षेत्र में वो जीत नहीं पाई, और नहीं जीत पाई इसलिए रानी बाई ने फैसला किया वो अपने जितने भी राजकुमारी इत्यादि थे उन सबके साथ चिता जलाया, और चिता जलाकर अपने आप को आत्मदाह कर लिया, भस्म हो गई। और इसको किस नाम से जाना गया? जौहर प्रथा कहा गया। जौहर प्रथा कहा गया। यहीं पर राजा दाहिर के खजाना इत्यादि सब कुछ हाथ लगा। यहीं पर राजा दाहिर की दो पुत्रियां जो आत्मदाह नहीं कर पाई थी, सूर्या देवी और परमल देवी, दोनों कासिम के सेना के हाथ लगे, जिसे इराकी गवर्नर को भेज दिया गया, उसे खलीफा को भेजने का काम किया गया। दूसरी तरफ हम बातें करें तो यहाँ पे बाद में दाहिर और उसके पुत्र दोनों मारे गए। फिर यहाँ पे कासिम मुल्तान पर आक्रमण किया 713 में, 712 में सिंध पर, 713 में मुल्तान पर बड़े पैमाने पर सोना चांदी प्राप्त हुआ। इतना अधिक सोना प्राप्त हुआ इस मुल्तान से, इस मुल्तान को सोने के नगरी के नाम से अरब वासियों ने पुकारा। अरब आसियों ने कहा कि अरब वासी सोने के नगरी के नाम से पुकारा, तो उसका एक लाइन में आंसर है मुल्तान को पुकारा। यहां से मोहम्मद बिन कासिम वापसी किया, और वापसी करने के पश्चात वहां पे एक तरह से जो गवर्नर था, खलीफा था, वो बहुत नाराज थे और उन्होंने इसे मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि एक तरह से किससे वो प्रभावित थे? जो सूर्या देवी परमल देवी थी, उन्होंने ये कहा कि ये आप तक भेंट करने से पहले सैनिक शिविर में रखकर सतीत्व हरण किया है, इसी कारण कौन नाराज हो गया? खलीफा नाराज हुआ और कासिम को मृत्यु दंड दे दिया, और एक तरह से सिंध का जो विजय करता था वो मृत्यु दंड पाकर मारा गया। तो इस तरह देखा जाए तो ये सिंध विजय अभियान है, से मिलती है, चचनामा से मिलती है। इसे नोट करते हैं, एक नोट कर ले। भारत में पश्चिम से प्रवेश करने के 4 मार्ग थे। पश्चिम का मतलब अरब, के 4 मार्ग थे। 4 मार्ग थे। पहला एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्ग। एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्ग। नोट कर लें, जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। समुद्री तट वहीं पर स्थल मार्ग में एक हैबर घाटी, दूसरा बोलन घाटी, और तीसरा
मकरान तट था। इन 4 मार्गों से ही भारत पर आक्रमण किया जा सकता था। खैबर घाटी, बोलन घाटी था, मकरान तट है जो ईरान तक फैला हुआ है। इससे मकरान तट से भारत पे आ सकता था, भारत पे किया जा सकता था आक्रमण। रोड के स्टार ना के अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्हीं 4 मार्गों का उपयोग किया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, भारत में सर्वप्रथम अरब वासियों का आक्रमण 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने के लिए किया गया था। बंबई के निकट थाने पर किया गया था। यह पहला आक्रमण था। बंबई के निकट थाने पर किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। और इसी समय पहली बार लोग इस्लाम के संपर्क में आए, इस्लाम को जाने कि अरब वासियों ने, इस्लाम वालों ने आक्रमण किया। नोट कर लें, इसी समय पहली बार भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए। तो मैं भारत के संपर्क में आना शुरू किए, इस्लाम के संपर्क में भारत के लोग आना शुरू किए। अब ये रास्ता खुल गया और इसी समय केरल के मलाबार तट पर बहुत से अरब के व्यापारी आकर बसने लगे। ये नोट कर ले, इसी समय मलाबार तट पर अरब के व्यापारी आकर बसने लगे। मलाबार तट पर अरब के व्यापारी आकर बसने लगे। तो इस तरह देखा जाए तो भारत से धीरे धीरे एक तरह से संपर्क बढ़ने लगा अरब वासियों का। और अरब वासियों का 644 में भी आक्रमण हुआ, लेकिन असफल रहा। जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो सिंध के रास्ते था, क्योंकि वो आक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर हमने बातें किया है। इसे कल लिखाने का काम करें।